रोज की तरह आज भी देवकी ने अंडा करी का ठेला लगाया था और वो आवाज दे रही थी, आइए आइए, गर्मा गर्म अंडा करी के साथ जीरा फ्राइड राइस खाइए, एक बार खाएंगे तो बार बार खाएंगे। देवकी अपने अंडा करी बेचने के लिए आवाज लगा रही थी। तभी नत्थू वहाँ से गुजर रहा था तो वो अंडा करी खाने के लिए देवकी के ठेले पर आया और बोला, देवकी बहन, लाओ मुझे भी एक प्लेट अंडा करी और चावल लगा दो। ठीक है भैया, मैं अभी लगा देती हूँ। देवकी ने नत्थू को अंडा करी और चावल लगा कर दिए। नत्थू अंडा करी और चावल खाकर बोला, देवकी बहन, वैसे तो तुम्हारा अंडा करी और चावल का स्वाद ठीक ठाक ही लगता है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट नहीं लगता। अगर तुम थोड़े और स्वादिष्ट अंडा करी और चावल बनाती तो शायद तुम्हारा ठेला और ज्यादा चलता। क्या करूँ नत्थू भैया, मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत अच्छी अंडा करी बनाऊँ और मैं अपनी ओर से अच्छा बनाती भी हूँ। अब लोगों को मेरे हाथ के अंडे कभी पसंद नहीं आते तो इसमें मेरी क्या गलती है। मेरा काम तो बस इसे बनाना और लोगों तक पहुँचाना है ताकि लोगों का पेट भर सके। ठीक है बहन, अब तुम भी क्या कर सकती हो। अच्छा, मैं चलता हूँ। देवकी अंडा करी का ठेला लगाया करती। उसका अंडा करी का ठेला बहुत तो नहीं चलता था, पर थोड़ा बहुत चल जाया करता था, जिससे पैसे आ जाते थे। उसका पति सुखराम मजदूरी का काम किया करता था। अब शाम को देवकी घर आई तो सुखराम बोला, देवकी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाना तो खिला दो। हाँ जी, मैं थोड़ी सी अंडा करी बचा कर ले आई हूँ। ऐसा करती हूँ, कुछ रोटियाँ बना देती हूँ, फिर आप खा लेना। देवकी, तुम्हारी अंडा करी बस ठीक ठाक ही लगती है, बहुत स्वादिष्ट नहीं लगती। तुम इसमें कोई दूसरे मसाले क्यों नहीं डालती? अजी, आप तो रहने ही दो। कौन सी आपको बहुत अच्छी अंडा करी बनानी आती है? और वैसे भी हर पति को अपनी पत्नी के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता। उन्हें तो बस दूसरों के घर का खाने की आदत है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुखराम की भतीजी नीलिमा उन दोनों से मिलने आती है। देवकी उसे भी अंडा करी और चावल खिलाती है। उसे खाकर नीलिमा कहती है, चाची, वैसे तो आप अंडा करी ठीक ठाक ही बनाती हो, लेकिन अगर इसमें कुछ अलग से मसाले डाले जाएं, तो आपकी अंडा करी और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनेगी। ऐसा कहकर नीलिमा अलग अलग तरह के मसालों को रोस्ट करके और कुछ मसालों को पीसकर बहुत ही स्वादिष्ट अंडा करी बना देती है। नीलिमा और सुखराम को भी वो अंडा करी बहुत पसंद आती है। सुखराम कहता है, देवकी, अगर तुम ऐसी अंडा करी बनाकर बेचोगी तो तुम्हारे ग्राहकों को वो बहुत पसंद आएगी। अगले दिन से देवकी वैसी ही अंडा करी बनाकर बेचने लगती है। उसके ठेले पर दो लड़के आते हैं। देवकी उन्हें अंडा करी लगाकर देती है। वो लड़के अंडा करी खाकर कहते हैं, देवकी दीदी, आज तो आपकी अंडा करी में बहुत ही स्वाद आ रहा है, मुझे एक और प्लेट अंडा करी दे दो। देवकी बहुत खुश हो जाती है और उसे एक और प्लेट अंडा करी दे देती है। अब नए तरीके से बनाई हुई अंडा करी लोगों को बहुत पसंद आ रही थी और देवकी का ठेला बहुत चल रहा था और उसकी अच्छी खासी कमाई भी हो रही थी। कुछ दिनों बाद देवकी अपने मन में सोचती है, मैं इतनी अच्छी अंडा करी बनाती हूँ और सिर्फ 50 रुपए प्लेट बेचती हूँ। मुझे तो अपने अंडा करी के दाम बढ़ा देने चाहिए। दाम बढ़ाने के बाद भी लोग मेरी अंडा करी इतनी खरीदेंगे और मुझे पैसे भी ज्यादा मिलने लगेंगे। यही सोचकर देवकी अपने अंडा करी के रेट 80 रुपए प्लेट कर देती है। जब ये बात सुखराम को पता चलती है तो वो देवकी को समझाते हुए कहता है, देवकी, तुम्हें अपने अंडा करी के रेट इस तरह नहीं बढ़ाने चाहिए। लालच इतनी अच्छी बात नहीं होती। अजी, इसमें लालच की क्या बात है? मैं इतने सारे मसाले डालकर इतनी मेहनत करके अंडा करी बनाती हूँ। अगर थोड़े से ज्यादा पैसे ले भी लिए तो इसमें क्या ही बुरा है। अब अगले दिन एक ग्राहक देवकी के पास आता है और उसका रेट सुनकर कहता है, देवकी दीदी, आपने अंडा करी के रेट क्यों बढ़ा दिए? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठेला मेरा है और मर्जी भी मेरी है। तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। नहीं नहीं देवकी दीदी, कोई बात नहीं, मुझे एक प्लेट अंडा करी लगा दो। अब देवकी उसे अंडा करी लगा देती है। महंगा होने के बाद भी ग्राहक अंडा खरीदना बंद नहीं कर रहे थे, इसलिए देवकी का लालच और बढ़ता गया और अब उसने अपने अंडा करी के रेट 100 रुपए प्लेट कर दिए। सुखराम ने फिर उसे समझाते हुए कहा, देखो देवकी, तुम्हें इस तरह से अपने अंडा करी का दाम नहीं बढ़ाना चाहिए। लालच अच्छी बात नहीं होती। लेकिन देवकी ने सुखराम की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसी तरह लालच में देवकी ने अपने अंडा करी का दाम 150 रुपए कर दिया, जो लोगों को बहुत महंगी लग रही थी। लेकिन फिर भी लोग उसे खरीद रहे थे। एक दिन की बात है, एक नया अंडा करी वाला देवकी के ठेले के सामने ठेला लगा लेता है और वो चिल्ला चिल्ला कर अंडा करी बेच रहा था। अंडा करी 50 रुपए प्लेट, एक बार खा कर देखो, मजा न आए तो पूरे पैसे वापस। क्या कहा? मजा न आए तो पूरे पैसे वापस? भाई मुझे भी एक प्लेट लगा दो। राघव ने उस ग्राहक को अंडा करी लगा कर दी थी। ग्राहक अंडा करी खाकर बोला, अरे वाह भैया, आप तो देवकी से भी अच्छी अंडा करी बनाते हो और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी अंडा करी बहुत सस्ती है। जरा मुझे 2 प्लेट अंडा करी पैक कर दो, मैं अपने घर वालों को भी खिलाऊंगा।
अब राघव के ठेले पर अंडा करी खाने वालों की भीड़ लगने लगती है और धीरे धीरे करके सारे ग्राहक राघव के ठेले पर ही जाने लगे और देवकी के ठेले पर केवल इक्का दुक्का ही ग्राहक आते। देवकी बहुत परेशान हुई और अपने पति से बोली, जब से एक नया अंडा करी वाले ने मेरे ठेले के सामने अपना ठेला लगाया है, तब से मेरे ठेले पर बहुत ही कम ग्राहक आते हैं। अगर ऐसा रहा तो मुझे अपना ठेला बंद करना पड़ेगा। देवकी, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इस तरह अपने अंडा करी के दाम मत बढ़ाओ। इतना लालच करना अच्छी बात नहीं है। तो ठीक है ना, कल से मैं अपने अंडा करी के दाम फिर से 50 रुपए प्लेट कर देती हूँ। अगले दिन देवकी ने अपने अंडा करी के दाम फिर से 50 रुपए प्लेट कर दिए, लेकिन तब भी उसके ठेले पर कोई नहीं आ रहा था। तभी देवकी को गुल्लू दिखाई दिया जो राघव के ठेले पर अंडा करी खाने जा रहा था। देवकी ने उसे आवाज लगाई और बोली, गुल्लू भैया, अब तो मैंने भी अपने अंडा करी के रेट कम कर दिए हैं, तो आप लोग मेरे ठेले से अंडा करी खा लिया कीजिए ना। नहीं देवकी दीदी, आपने राघव भैया के कंपटीशन में अपने अंडा करी के रेट कम कर लिए, लेकिन हम अगर फिर से आपके ठेले पर आएंगे तो कल को आप फिर से अंडा करी के भाव बढ़ा देंगी, इसलिए हम राघव भैया के ठेले से अंडा करी ले लेंगे। ऐसा कहकर ग्राहक चला जाता है। अब धीरे धीरे करके देवकी के ठेले पर ग्राहकों का आना बिल्कुल बंद हो जाता है और देवकी को मजबूरी में अपना ठेला बंद करना पड़ता है। उसे उसके लालच की सजा मिल चुकी थी, इसीलिए कहते हैं लालच का अंजाम हमेशा ही बुरा होता है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रमेश नाम का आदमी रहता था। वो रोज सुबह अपने ठेले पर चिकन रखकर पूरे गांव में घूमता था और आवाज लगाता, गर्मा गर्म चिकन ले लो, ताज़ा चिकन। लेकिन किसी को उसका चिकन पसंद नहीं आता था। कभी कोई कहता, तेरा चिकन सख्त है, तो कोई कहता, इसमें स्वाद ही नहीं है। दिन बीतते गए और रमेश का मन टूटने लगा। एक दिन वह उदास होकर घर आया। पत्नी सीता ने पूछा, क्या हुआ, आज फिर चिकन नहीं बिका? रमेश बोला, हाँ सीता, अब तो लगता है ये काम ही छोड़ दूं। कोई मेरे चिकन को देखता भी नहीं। सीता मुस्कुराई और बोली, छोड़ने की नहीं, बदलने की जरूरत है। कल से चिकन नहीं, मटन और रोटी बेचो। मटन मैं बनाऊंगी। अगले दिन सुबह सीता ने अपने हाथों से मटन करी बनाई। उसमें खास मसाले और देसी घी डाला, साथ में गर्मा गर्म रोटियां सेकीं। रमेश ने सब कुछ ठेले में सजाया और निकल पड़ा। जब उसने बाजार में ठेले का ढक्कन खोला तो खुशबू पूरे गांव में फैल गई। लोग दौड़ कर आए, अरे रमेश, जरा हमें भी देना, कितना बढ़िया खुशबू आ रही है। थोड़ी ही देर में सारा मटन और रोटियां बिक गईं। रमेश घर लौटा, चेहरे पर मुस्कान थी। सीता, तेरे हाथ का जादू चल गया। उस दिन के बाद से रमेश ने चिकन बेचना छोड़ दिया। सुनीता के ससुराल वालों को तरह तरह का खाना खाने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी सासू माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। सुनीता अपनी सास के लिए खिचड़ी लेकर आती है और कहती है, माँ जी प्लीज ये खिचड़ी खा लीजिए, मैंने आपके लिए बनाई है। डॉक्टर ने आपको हल्का खाना खाने के लिए बोला है, ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छी है। सुनीता, तू तो जानती है बहू, हम हलवाई के खानदान के हैं, ये सब खाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और तुम मेरे लिए खिचड़ी लेकर आ गई। डॉक्टर तो पागल है, कुछ भी बोलता है। तू जा और मेरे लिए आलू के पराठे बना कर ले आ। नहीं माँ जी, अपने माता पिता को तो मैं खो चुकी हूँ, लेकिन आपको नहीं खोना चाहती। आप इस घर की रौनक है, इसलिए आपको मेरी कसम है, आपको ये खिचड़ी खानी होगी। और रही आपके स्वाद की बात, तो उसका भी मैं कोई ना कोई तरीका निकाल ही लूंगी। ठीक है, लेकिन ये रोज रोज नहीं चलेगा। मैं खिचड़ी नहीं खा सकती बहू, मुझे खुद नहीं पता कि मेरी जिंदगी कितने दिन की बची है। फिर मैं ऐसे बेस्वाद खाना खाकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। ललिता सुनीता की जिद करने पर खिचड़ी खा लेती है, लेकिन अब सुनीता को इस बात की चिंता सता रही थी कि वो अपनी सास को रोज रोज खिचड़ी कैसे खिलाए। यही सब सोचते हुए वो परेशान हो रही थी और खुद से कहती है, माँ जी को मैंने खाना तो खिला दिया, लेकिन अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी उसके घर उसकी पड़ोसन सुलेखा आती और वो एक प्लेट में कुछ डोसे लेकर आई हुई थी। सुलेखा ने वो डोसे सुनीता को दिए और कहा, सुनीता, आज मेरी बेटी का जन्मदिन था, तो मैंने अपनी बेटी के लिए उसकी पसंद के डोसे बनाए थे, वही मैं तेरे लिए लेकर आ गई। तू भी खा लेना और अपनी सास को भी खिला देना। मैं जानती हूँ कि कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब है और उन्हें बाहर का खाना मना है, लेकिन डोसा हेल्दी होता है। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया सुलेखा। अब तो मेरी सास भी ये डोसे खुशी से खा लेंगे और कम से कम मेरी आज की परेशानी तो ठीक हो जाएगी। बाकी कल की कल देखते हैं। अब सुनीता खुद भी डोसा खा लेती है और अपनी सास ललिता को भी डोसा खिला देती है।
लेकिन डोसा खाने की वजह से घर में बहुत सारी खिचड़ी बच गई थी, जो कि उसने फ्रिज में रख दी थी। अब अगले दिन सुनीता ने वो खिचड़ी फ्रिज से निकाली और कहा, मैं इस खिचड़ी का अपमान तो नहीं कर सकती। अब ऐसा क्या करूं जो ये खिचड़ी सब लोगों के काम आ जाए और बर्बाद भी ना हो। तभी सुनीता को एक दिन अपनी पुरानी पड़ोसन सुलेखा की बात याद आती है कि डोसा सच में सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, वो शरीर को नुकसान भी नहीं करता। उसकी पड़ोसन सुलेखा का सांभर थोड़ा सा घर में बचा हुआ था और सुनीता ने सोचा, अगर मेरे पास सांभर बचा हुआ है और खिचड़ी रखी है, अगर मैं खिचड़ी का डोसा बना दूंगी तो मेरी सास के पेट में हेल्दी खाना भी जाएगा और वो नुकसान भी नहीं करेगा। उससे डोसा तैयार करती है और उसके बाद उसके अंदर एक दिन पुरानी खिचड़ी भर देती है। पूरे घर में खिचड़ी डोसे की खुशबू फैल जाती है और तभी ललिता रसोई में आकर कहती है, क्या बना रही है? आज पूरे घर में खुशबू फैली हुई है, कहीं ऐसा ना हो थोड़ी देर में पड़ोसी बर्तन लेकर कुछ न कुछ मांगने के लिए आ जाए। माँ जी, आज मैंने क्या बनाया है ये बात मैं आपको तब बताऊंगी जब आप उस चीज को खा लेंगी। चलिए बैठ जाइए, मैं खाना तैयार कर देती हूँ। जिसके बाद सुनीता 2 थालियों में अपने लिए और अपनी सास के लिए खिचड़ी डोसा लगाती है। जैसे ही उसकी सास ने खिचड़ी डोसा खाया तो उसे वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि खिचड़ी मसालेदार थी और डोसा एकदम कड़क था। अब चिंता की जगह संतोष से ललिता ने कहा, सच में बहू ये डोसा बहुत अच्छा बना है, लेकिन इसके अंदर तूने क्या भरा था? बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा था, वो आलू तो नहीं था। जिसके बाद सुनीता अपनी सास को बता देती है कि उसने उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए उन्हें खिचड़ी डोसा खिलाया। इस पर उसकी सास ने कहा, कुछ भी बोलो, मेरी बहू है बहुत तेज, आखिर उसने मुझे खिचड़ी खिलाने का रास्ता निकाल ही लिया। खैर कोई बात नहीं, अगर तू मुझे खिचड़ी डोसा खिलाएगी तो मैं रोज खिचड़ी डोसा खाने को तैयार। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और सुनीता का पति मुकेश, जो कि शहर काम करने के लिए गया हुआ था, वो वापस आता है। सुनीता मुकेश के लिए भी खिचड़ी डोसा बनाकर तैयार कर देती है। मुकेश ने जैसे ही खिचड़ी डोसा खाया तो सुनीता की तारीफ करते हुए बोला, सच में सुनीता, ये खिचड़ी डोसा बहुत ही स्वादिष्ट बना है। अच्छा हुआ कि तुम्हारी पड़ोसन उस दिन डोसा लेकर आ गई थी और तुमने माँ की परवाह करते हुए उन्हें डोसा कैसे खिलाना है इस बारे में सोचा। मुकेश जी, इस परिवार के बारे में सोचना ही तो मेरा काम है, और अगर मैं इस परिवार के बारे में नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? लेकिन मैं तो परेशान ये सोचकर हूँ कि अब तो मुझे शहर के काम से भी निकाल दिया गया है और 3 महीने की तनख्वाह भी दे दी है। अब हम 3 महीने तक तो अपने घर का खर्च चला लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? वो आपस में ये बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी पड़ोसन सुलेखा आती है और सुनीता से कहती है, सुनीता, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी और खाना बनाने का मन ही नहीं कर रहा। मेरे ससुराल वाले दूसरे गांव शादी में गए, अगर तेरे घर में कुछ रात का बचा हुआ खाने को है तो मुझे दे दे। अरे सुलेखा, कैसी बात करती हो? तुम तो मेरी बहन जैसी हो, और मैं तुम्हें रात का बचा हुआ खाना क्यों दूंगी? मैंने अभी अभी खिचड़ी डोसा बनाया, तुम वो ले लो, पर पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। सुलेखा पहले तो सुनीता के मुंह से खिचड़ी डोसा सुनकर हैरान होती है और उसके बाद वो खिचड़ी डोसा लेकर चली जाती है। दोपहर के समय सुनीता के घर सुलेखा वापस आती है और कहती है, सुनीता, मुझे भी ये बताना कि तूने वो खिचड़ी डोसा कैसे बनाया था। वो तो बहुत ही बढ़िया था और मैंने थोड़ा सा डोसा बचा कर रखा था। दोपहर में जब मेरी बेटी स्कूल से आई तो उसे भी खिलाया और उससे भी वो बहुत पसंद आया। सच में? क्या वो डोसा तुम्हें इतना पसंद आया? मैंने तो वो बस अपनी सास के लिए बनाया था, क्योंकि मेरी सास हेल्दी खाना खा सके। उन्हें तो बाहर का चटपटा खाना बहुत अच्छा लगता है। वो डोसा सच में बहुत अच्छा था और सेहत के लिए भी ज्यादा सही है। जब हम मसाला डोसा खाते हैं तो फिर उसमें डला हुआ आलू शरीर को नुकसान करता है, लेकिन अगर हम खिचड़ी डोसा खाएंगे तो वो फायदा ही करेगा, और हम उसमें वेजिटेबल खिचड़ी भी डाल सकते हैं। सुलेखा ये बात बोलकर अब सुनीता की तारीफ करके वहाँ से चली जाती है और दरवाजे के पास खड़ा हुआ मुकेश ये सारी बातें सुन रहा था। ये सारी बातें सुनने के बाद मुकेश ने सुनीता से कहा, मुझे नहीं पता था सुनीता, तुम इतनी ज्यादा समझदार और होशियार हो, और अब मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। मुझे ऐसा लगा था शहर जाकर जब मैं कमा लूंगा तो अपने परिवार की सारी परेशानियों को दूर कर दूंगा, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि मेरी परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे जरिए परेशानियां दूर हो सकती हैं? मैं कुछ समझी नहीं। हम तुम्हारा ये खिचड़ी डोसा बाजार में बेचेंगे। इससे कई सारे लोगों को जिन्हें खिचड़ी खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उन्हें भी खिचड़ी से प्यार हो जाएगा। मुकेश जी, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं और आपने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो जरूर। जिसके बाद सुनीता और मुकेश बाजार के अंदर खिचड़ी डोसे का स्टॉल लगाते हैं, लेकिन ग्राहकों को डोसा पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें हमेशा मसाले वाले डोसे खाने की आदत थी और ग्राहक उनके डोसे की बुराई करते हैं।
अरे भाई, हम बीमार थोड़ी हैं जो खिचड़ी वाला डोसा खाएंगे। मसाला डोसा, पनीर डोसा, प्याज डोसा, यही सब अच्छा लगता है। भला खिचड़ी डोसा कौन खाता है? अब सुनीता और मुकेश बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते और कई महीनों तक ऐसे ही खिचड़ी डोसा बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। एक दिन वो अपना स्टॉल लगाते ही नहीं और घर पर बैठे होते हैं। तभी उनके घर धनराज नाम का एक आदमी आता है और कहता है, मेरा नाम मिस्टर धनराज है और यहीं पास में मेरा धनराज हॉस्पिटल है। दरअसल मैं आपसे आपके खिचड़ी डोसे के बारे में बात करने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि बाजार में वो डोसा नहीं बिक रहा, क्योंकि उन लोगों को अपनी सेहत खराब करने की आदत हो चुकी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हॉस्पिटल की कैंटीन में तुम्हारा एक खिचड़ी डोसा रखूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। इससे तो हमारा खिचड़ी डोसा बहुत अच्छा बिकेगा। वैसे भी बीमार लोगों को तो ज्यादातर दाल खिचड़ी खाने को ही बोला जाता है। अगर उन्हें खिचड़ी डोसा खाने को मिलेगा तो उनका दिल भी खुश होगा। जिसके बाद धनराज उन्हें अपने धनराज हॉस्पिटल में खिचड़ी डोसे का एक स्टॉल खुलवा देता है। वहाँ पर आने वाले मरीज और उनसे मिलने वाले गेस्ट अक्सर ये खिचड़ी डोसा लेकर खाया करते और इस तरह उनका खिचड़ी डोसा बहुत अच्छा बिका करता। एक छोटा सा गांव था, वही रहता था राजेश, एक मेहनती सब्जी वाला। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो अपनी टोकरियां लेकर गली गली घूमता था। उसके गले से रोज एक ही आवाज निकलती, ताजी सब्जियां ले लो, सस्ती सब्जियां ले लो। लेकिन अफसोस, कोई रुकता नहीं था। लोग दूसरे दुकानों से सब्जियां खरीद लेते और राजेश दिन के अंत में थका हुआ, मायूस घर लौट आता। उसकी सब्जियां अक्सर बच जाती और वो सोचता, पता नहीं मेरी सब्जी कोई क्यों नहीं खरीदता। शाम को जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सीता इंतजार कर रही थी। वो बोली, आप रोज सब्जी बेचने जाते हो पर कोई खरीदता नहीं, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? राजेश ने थके स्वर में कहा, पता नहीं सीता, मैं रोज मेहनत करता हूँ, फिर भी लोग मुझसे कुछ नहीं खरीदते। सीता ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, अब जमाना बदल गया है, लोग अब नई चीजें चाहते हैं, आप क्यों ना कुछ नया बनाकर बेचो? राजेश ने हैरानी से पूछा, नया? क्या बनाऊं मैं सब्जी वाला होकर? सीता मुस्कराई, कल से सब्जी मत बेचो, मटर बिरयानी बनाओ, लोग अब स्वाद ढूंढते हैं, कुछ मजेदार। राजेश ने पहले तो सोचा, मैं बिरयानी बेचूं? ये तो बड़ा अजीब लगेगा, पर फिर बोला, ठीक है सीता, कल देखते हैं तुम्हारी बात में क्या जादू है। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही सीता उठ गई। रसोई से खुशबू आने लगी, प्याज, मसाले और उबलते चावल की महक। उसने बड़े प्यार से मटर बिरयानी बनाई और ठेले पर रख दी। राजेश ने ठेला सजाया और गली में निकल पड़ा। अब उसकी आवाज बदली हुई थी, आओ भई आओ, गर्मा गर्म मटर बिरयानी, खुशबू ऐसी कि दिल खुश हो जाए। पहले तो लोग हैरान हुए, अरे ये तो वही राजेश सब्जी वाला है ना, ये बिरयानी बेच रहा है। पर जब खुशबू फैली तो लोग एक एक कर आने लगे। किसी ने प्लेट ली, चखा और मुस्कुराते हुए बोला, वाह मजा आ गया भाई, एक प्लेट और देना। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। राजेश का ठेला कुछ ही घंटों में खाली हो गया। पहली बार उसके पास पैसे भी ज्यादा थे और चेहरे पर खुशी भी। शाम को जब वो घर लौटा तो सीता दरवाजे पर खड़ी थी। राजेश ने मुस्कुराकर कहा, सीता, आज तो पूरा ठेला बिक गया, लोगों को तुम्हारी बिरयानी बहुत पसंद आई। सीता ने मुस्कुराकर कहा, देखा, जब इंसान सोच बदलता है तो किस्मत भी बदल जाती है। उस दिन के बाद राजेश ने सब्जियां बेचना छोड़ दिया। अब उसका ठेला राजेश की मटर बिरयानी के नाम से मशहूर हो गया। हर सुबह उसकी दुकान पर लंबी लाइन लगती। लोग कहते, जहाँ प्यार और मेहनत का स्वाद होता है, वहाँ लोग खुद ब खुद आते हैं।